हेलो माय ऑल फ्यूचर डॉक्टर्स, आप लोग कैसे हैं? होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं पम्मी ओझा। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन न्यूरल सिस्टम से। ठीक है, देखिए मान लीजिए आपके पीछे कोई शेर आपको खाने के लिए दौड़ रहा है, तो आप क्या करोगे? आप आगे दौड़े 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 तेजी से भागोगे। क्यों भागोगे? नहीं भागोगे तो वो शेर आपको खा जाएगा। ठीक है, जब आप दौड़ते हो तो आपके अंदर क्या क्या होता है बताइए। सबसे पहले आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा एनर्जी होगा उतना ज़्यादा आप मतलब फास्टली आप रन कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, आपको एनर्जी मतलब एटीपी की ज़रूरत होती है। एटीपी बनता कैसे है? ये बनता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन के रिएक्शन से हमारे बॉडी में। तो जब आप दौड़ रहे हो तो उस टाइम में ज़्यादा अमाउंट में ग्लूकोज और ऑक्सीजन होना चाहिए हमारे बॉडी में। तो इसके कारण क्या होता है कि हमारी बॉडी में बहुत जल्दी जल्दी ब्लड जो है पंपिंग करने लगता है, जिससे कि ज़्यादा अमाउंट में ग्लूकोज बनने लगता है। उसके बाद क्या है, ब्लड पंपिंग करने लगा। उसके बाद जब ब्लड पंप करेगा तो हार्ट रेट बढ़ेगा। ठीक है, हार्ट रेट बढ़ेगा तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। देखना आप जब दौड़ते हो तो आपका बीपी उस टाइम में हाई होता है। ठीक है, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। उसके बाद बात करें, ऑक्सीजन भी ज़्यादा चाहिए। ठीक है, ऑक्सीजन ज़्यादा कैसे मिलेगा? हम तेज़ी से सांस लेंगे तो हमें ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा। ठीक है, तो जब हम तेज़ी से सांस लेंगे तो हमारा ब्रीदिंग रेट जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगा। जब ब्रीदिंग रेट इंक्रीज़ करेगा तो क्या होगा, जो हमारे अंदर का जो ब्रोंकाई है, ठीक है, तो जो ब्रोंकाई जो है वो डायलेट करने लगेगा ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर जाने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चेंजेज हमारे बॉडी में आते हैं एक उस शेर के हमारे पीछे दौड़ने से। ठीक है, तो हम आज यही पढ़ेंगे कि कैसे कैसे ब्रेन जो है और आपका इसका कंट्रोल है, सारे ऑर्गन का ब्रेन पे कैसे कंट्रोल है, ये सारी स्टडी आज हम करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन इट। प्यारे बच्चों, जब हम दौड़ते हैं तो हमारे अंदर क्या क्या होता है? हमारी मसल्स बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहती है। ठीक है, दौड़ते हैं जितना ज़्यादा एनर्जी होगी उतना फास्ट हम दौड़ेंगे। ठीक है, तो क्या होता है, ज़्यादा एटीपी की ज़रूरत होती है। जब ज़्यादा एटीपी की ज़रूरत होती है मेरे प्यारे बच्चों, तो एटीपी कैसे बनता है? हमारे बॉडी में ग्लूकोज और ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है तो एटीपी बनता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें ज़्यादा ग्लूकोज चाहिए होगा और ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगा। ज़्यादा ग्लूकोज के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? आपको ज़्यादा बॉडी में ब्लड को पंप कराना पड़ेगा। ब्लड मोर पंप। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जब ज़्यादा ब्लड पंप करेगा तो हार्ट रेट बढ़ जाएगा। ठीक है, हार्ट रेट आपका इंक्रीज कर जाएगा। जब हार्ट रेट बढ़ेगा तो आपका बीपी बढ़ जाएगा। करेक्ट, तो आपका बीपी भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है दौड़ने के टाइम में। तो क्या होता है, हम ब्रीदिंग काफ़ी फास्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा ब्रीदिंग रेट बढ़ जाती है। लिख दें कि हमारा जो ब्रीदिंग रेट है वो इंक्रीज़ कर जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि जब ब्रीदिंग रेट आपका बढ़ेगा तो ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगा आपके बॉडी में, तो जो ब्रोंकाई है वो डायलेट हो जाएगा, तो आपको ब्रोंको डायलेशन हो जाएगा। ब्रोंक डायलेशन हो जाएगा। तो हमारे बॉडी में दौड़ने से देखिए कितने सारे चेंजेज आते हैं। ठीक है, और इसी को हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। कोऑर्डिनेशन क्या होता है कि आपकी जो बॉडी की ऑर्गन है अपने आप में कुछ चेंज लाती है उस सिचुएशन को अडेप्ट करने के लिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप दौड़ रहे हैं तो आपकी बॉडी में दौड़ने के टाइम में ये सारी चेंजेज आते हैं। क्यों आते हैं? ताकि आपकी ऑर्गन जो है सही तरीके से काम कर सके, इसलिए वो अपने अंदर कुछ चेंजेस लाती है। इसी को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। ठीक है, देखिए कोऑर्डिनेशन एनसीईआरटी का लाइन बोल रहा है कि टू और मोर ऑर्गन इंटरैक्ट, ठीक है, एंड कॉम्प्लीमेंट द फंक्शन ऑफ वन अनदर। कोऑर्डिनेशन का मतलब ये होता है कि दो या उससे ज़्यादा ऑर्गन एक दूसरे को इंटरैक्ट करेंगे। किस लिए करेंगे? ताकि एक दूसरे का फंक्शन जो है प्रॉपर तरीके से रेगुलेट हो सके। ठीक है, या इसको नॉर्मली आप बोल सकते हैं रफली, साइमल्टेनियसली चेंजेस डिफरेंट ऑर्गन टू अडेप्ट टू गिवन सिचुएशन। ठीक है, जो सिचुएशन आती है उस सिचुएशन को अडेप्ट करने के लिए जो ऑर्गन अपने अंदर चेंजेस लाते हैं उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। ठीक है, उसके बाद देखिए इसी को कहते हैं होम्योस्टैसिस। ठीक है, होम्योस्टैसिस का मतलब होता है आपका बॉडी में ये प्रॉपर्टी होता है कि अपने आप को सर्वाइव कर सकता है ठंड में भी, गर्मी में भी, हर सिचुएशन में। कैसे? उसके अंदर कुछ चेंजेज आते हैं, केमिकल चेंजेज आते हैं, जिसके कारण वो अपने आप को हर जगह सर्वाइव कर लेता है। ठीक है, तो चलिए ये रहा कोऑर्डिनेशन की बात। अब देखिए कोऑर्डिनेशन जो होता है वो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों को इंटीग्रेट करके हमारा बॉडी कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, जैसे हमारी जितनी भी ऑर्गन, उसकी जो फंक्शन है, जो एक्टिविटीज़ है, वो सारी की सारी सिंक्रोनाइज्ड होती है इन दोनों सिस्टम से, नर्वस सिस्टम से और आपको एंडोक्राइन सिस्टम से। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है,
जो नर्वस सिस्टम है ना मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो बॉडी में ये फैला हुआ है, आपके पूरे बॉडी में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जुड़ा हुआ है, नेटवर्क टाइप है, एक जाला टाइप नर्वस सिस्टम है फैला हुआ, ठीक है। और वो आपको क्या करता है कि क्विक कोऑर्डिनेशन में काफ़ी हेल्प करता है, ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, ये भी मैसेंजर, केमिकल मैसेंजर का है। ये भी क्या करता है कि हार्मोन के थ्रू अपने ऑर्गन को मैसेज पहुंचाता है, ठीक है। देखिए आपको कोई चिमटी काटता है तो आप फटाक से वहाँ से हाथ में हटा लेते हैं, क्यों? क्योंकि आपका जो नर्वस सिस्टम है वो आपको मैसेज करता है कि नहीं अब यहाँ हटाओ हाथ, यहाँ से किसी ने चिमटी काटी है, ठीक है। तो ये सब इतना एकदम जल्दी से स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स देता है, ये नर्वस सिस्टम का काम है। आगे मैं आपको समझाती हूँ कैसे। देखिए जो नर्वस सिस्टम होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको पता है ये न्यूरल टिश्यू से मिल करके बना होता है। आप लोग जो पढ़े होंगे जानते होंगे, टिश्यू 4 टाइप का होता है, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल टिश्यू। तो ये न्यूरल टिश्यू हैं जिससे मिलकर बने हैं नर्वस सिस्टम। न्यूरल टिश्यू में जो हैं आपको 2 तरीके का आते हैं सेल्स, एक न्यूरॉन आएंगे, ठीक है, दूसरा न्यूरोग्लिया आते हैं, ठीक है। न्यूरोग्लिया का एक एग्जांपल है जैसे श्वान सेल्स, ठीक है। और भी एस्ट्रोसाइट्स वगैरह बहुत सारे हैं, बट जितना है एनसीईआरटी में आप पढ़िए, ठीक है। उसके बाद क्या है कि मेरे प्यारे बच्चों, ये जो न्यूरॉन है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किसका? नर्वस सिस्टम का, ठीक है। और ये सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए आपको न्यूरॉन का स्ट्रक्चर दिखाते हैं। एक स्ट्रक्चर छूट गया, एक मिनट रुकिए। यहाँ पे एक बात आपको बतानी थी। देखिए जैसे कि ये है हमारा आपका कैसे आपका नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम आपस में इंटीग्रेट होकर के काम करते हैं, ठीक है। देखिए जैसे कि मान लीजिए आपको डर लगा, ठीक है, तो क्या होता है, ब्रेन जो है न्यूरॉन के थ्रू आपको क्या करेगा, एड्रेनालिन एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, वो आपको हार्ट के पास जा करके छिड़क देगा, ठीक है। ये मान लीजिए न्यूरॉन है, यहाँ हार्ट के पास आया न्यूरॉन, और ये क्या करेगा, यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर एड्रेनालिन आकर के यहाँ छिड़क देगा हार्ट पे, ठीक है, रेगुलेट करने के लिए जब आपको डर लगता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि उसी टाइम में क्या होता है, ये जो ब्रेन है ये स्टिमुलेट करता है इस एड्रिनल ग्लैंड को। देखिए ये है आपका ब्रेन, ये है स्पाइनल कॉर्ड, ये आपका न्यूरॉन मैंने बनाया समझाने के लिए कि कैसे दोनों इंटीग्रेटेड है, ठीक है। ये हो गया आपका हार्ट, ये हो गया आपका किडनी, ठीक है, ये हो गया आपका एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड। तो क्या किया, ब्रेन ने, आपको डर लगा, ब्रेन ने न्यूरॉन के थ्रू जो है आपको एड्रेनालिन एक न्यूरोट्रांसमीटर भी है और हार्मोन्स भी है, ये अपना न्यूरॉन के थ्रू जो है केमिकल ले जा करके हार्ट पे छिड़क दिया, ठीक है, क्यों? ताकि हार्ट की फंक्शन को रेगुलेट किया जा सके। उसके बाद यहीं पे क्या होगा, फिर ब्रेन जो है वो स्टिमुलेट करेगा एड्रिनल ग्लैंड को। क्या एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा कि ये एड्रेनालिन हार्मोन्स जो है वो सेक्रेट करे, ठीक है। तो यहाँ से एड्रेनालिन हार्मोन्स निकलेगा और ब्लड वेसल्स में निकलेगा। यह जो आपको पता है हार्मोन्स जो होता है वो ब्लड वेसल्स में ये करता है, फ्लो करता है, ठीक है। अब ये ब्लड वेसल्स में आपको यहाँ से एड्रेनालिन, मैं येलो कलर से बना देती हूँ, ये एड्रेनालिन यहाँ ब्लड वेसल्स में आएंगे एड्रेनालिन, और ये एड्रेनालिन जो है वो आपको यहाँ से चले जाएंगे आपके हार्ट तक, और ठीक है, और हार्ट तक, और आपको क्या करेंगे, हार्ट बीट वगैरह को बढ़ा करके मेंटेन करते हैं आपकी सिचुएशन को, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपका एक तरफ ग्लैंड का भी यूज़ हो रहा है हार्मोन्स का, दूसरी तरफ आपका न्यूरोट्रांसमीटर का भी। तो देखिए दोनों के दोनों कैसे इंटीग्रेटेड है, ठीक है। अब देखिए न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। क्या होता है कि जो न्यूरॉन है आपके नॉर्मल सेल्स के तरह राउंड स्फेरिकल नहीं दिखता, ठीक है। ये देखिए लॉन्ग सेल होता है, ठीक है। देखिए कैसा होता है, बड़ा अजीब सा सेल देखने में आपको लग रहा है। ये इस सेल में ये सेंटर पे आपको एक न्यूक्लियस दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के बाहर वाला पार्ट, इसको हम कहते हैं सेल बॉडी, या इसको साइटोन भी बोलते हैं, या फिर कई सारे में कैरियन भी बोलते हैं, ठीक है, सारे इसी के नाम हैं। फिर मेरे प्यारे बच्चों देखिए मैंने लाइट ब्लू कलर से पूरे सेल को मैंने कलर कर दिया है, क्यों? क्योंकि ये साइटोप्लाज्म है और ये पूरे सेल में साइटोप्लाज्म भरा होता है, ठीक है। ये लंबे वाले पार्ट को हम बोलते हैं एक्सॉन, ठीक है। और ये जो आपको कुछ हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इसको हम कहते हैं डेंड्राइट्स। ये सिग्नल रिसीव करते हैं, डेंड्राइट्स ये क्या करते हैं, सिग्नल रिसीव करते हैं,
ठीक है। उसके बाद इसमें देखिए कुछ ग्रीन ग्रीन सा आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है जो कि सेल बॉडी में भी है और आपको डेंड्राइट्स में भी है। इसको हम कहते हैं निसल्स ग्रेन्यूल। निसल्स ग्रेन्यूल जो होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या होते हैं? ये होते हैं आपको रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और फ्री राइबोसोम। इसलिए यहाँ पे प्रोटीन का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और फ्री राइबोसोम। तो लिखते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस फ्री राइबोसोम। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये जो सिग्नल को रिसीव करता है ना, ये डेंड्राइट्स, ये कैसा सिग्नल रिसीव करता है? ये आपको सिग्नल रिसीव करता है जैसे कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है। न्यूरॉन के अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है और न्यूरॉन के बाहर जैसे ही जाता है उसको हम जो गैपिंग होता है दो न्यूरॉन के बीच में, उसको साइनेप्स कहते हैं, उसमें केमिकल सिग्नल जो है वो मूव करता है। देखिए आपको समझाते हैं कैसे। सबसे पहले ये देखिए, ये है एक्सोनल टर्मिनल। एक्सोनल टर्मिनल मेरे प्यारे बच्चों, जो सिग्नल होता है डेंड्राइट रिसीव करता है सेल बॉडी से होता हुआ, एक्सॉन से होता हुआ, एक्सोनल टर्मिनल से होता हुआ। ये हो गया आपको सिनेप्टिक नोब। नीचे गोल दिख रहा है ना लास्ट में, इसको बोलते हैं सिनेप्टिक नोब। सिनेप्टिक नोब में आता है आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल और इसके अंदर ये गोल गोल आपको देखिए लाइट ग्रीन कलर से मैंने वेसिकल्स बना रखे हैं। ये वेसिकल्स, इसको बोलते हैं सिनेप्टिक वेसिकल्स। इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर भरा होता है, ठीक है। सिनेप्टिक वेसिकल्स एक केमिकल होता है, न्यूरोट्रांसमीटर भरा होता है। अब क्या होता है कि जैसे ही डेंड्राइट जो है यहाँ से सिग्नल रिसीव करेगा, डेंड्राइट सिग्नल रिसीव किया डेंड्राइट्स, और वो क्या करेगा, एक्सॉन से होता हुआ आपको सिनेप्टिक नॉब से होता हुआ क्या करेगा कि वो सिग्नल जो है सिनेप्टिकल वेसिकल्स को पुश करेगा, धक्का देगा, और ये जो वेसिकल्स है वो आगे जा कर के रिलीज हो जाएगा सरफेस पे, ठीक है। यहाँ पे आकर के वेसिकल से न्यूरोट्रांसमीटर जो है आपका, पीला कलर से येलो बनाती हूँ, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है यहाँ पे रिलीज कर देगा सिनेप्टिकल वेसिकल्स, क्योंकि पीछे से सिग्नल उसको पुश करता है, धक्का मारता है, ठीक है। तो क्या होता है, दूसरा न्यूरॉन यहाँ पे कोई मान लीजिए कोई दूसरा न्यूरॉन है, ठीक है, ऐसे दूसरा न्यूरॉन है, ये इसका डेंड्राइट्स है, सेम कलर से बना दिया, आपको आगे समझाऊंगी। मतलब दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप है ना, इसको बोलते हैं हम साइनेप्स। साइनेप्स, ठीक है। ये जो साइनेप्स होता है ये केमिकल सिग्नल को मूव करता है, ठीक है। केमिकल सिग्नल जो है वो साइनेप्स में होता है। क्यों? क्योंकि सिनेप्टिक वेसिकल्स में जो केमिकल भरे होते हैं वो रिलीज हो जाता है इन दो न्यूरॉन के बीच का जो जगह है साइनेप्स में, ठीक है। अब देखिए बच्चों, मान लो है ये एक न्यूरॉन, ये है उसका डेंड्राइट, ठीक है, ये है एक्सॉन, ये है एक्सोनल टर्मिनल, ठीक है। ये है दूसरा न्यूरॉन जो कि सिग्नल रिसीव करेगा, ये है उसका एक्सॉन और ये है उसका टर्मिनल। होता क्या है कि जैसे यहाँ से कोई सिग्नल जो है आया और ये डेंड्राइट उसको रिसीव कर लेगा। मान लो ये येलो कलर से मैंने सिग्नल बनाया, तो क्या होगा कि ये सेल बॉडी से होता हुआ, एक्सॉन से होता हुआ सिग्नल आपको नीचे ये एक्सॉन टर्मिनल में आएगा। यहाँ पर जो आपको वेसिकल्स पड़े होते हैं नोब में, सिनेप्टिक नोब में ऐसे वेसिकल्स पड़े होते हैं, ये आ करके उनको पुश करेगा, धक्का मारेगा, ठीक है। ये इसको आकर के ऐसे पुश करेगा। जब पुश करेगा तो आपको पता है इस सिनेप्टिकल वेसिकल्स में न्यूरोट्रांसमीटर एक केमिकल भरा होता है। वो केमिकल क्या होगा, इन दोनों के बीच में जो गैप है यहाँ पे आकर के वो रिलीज हो जाएगा। इन दोनों के बीच के गैप को हम बोलते हैं साइनेप्स, ठीक है, साइनेप्स बोलते हैं। ये मैं इंट्रो दे रही हूँ, आगे मैं बताऊंगी इसमें क्लेफ वगैरह भी होता है, ठीक है। अभी आपको एक रफली स्केच बनाना है ब्रेन में कि ऐसा होता है, ठीक है। अब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे केमिकल रिलीज हुआ, तो ये जो साइनेप्स जो है इन दोनों न्यूरॉन के बीच का, यहाँ पे केमिकल सिग्नल मूव करता है, केमिकल सिग्नल मूव करता है, ठीक है। और ये जो न्यूरॉन के अंदर है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल मूव करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो मूव करता है, ठीक है। अब अगला जो न्यूरॉन है क्या, जिसको कि फिर से इसका जो डेंड्राइट्स है, ये वाला पार्ट डेंड्राइट्स है, इस पे आकर के केमिकल
आकर के लग जाएगा, ठीक है। और ये केमिकल लगेगा, उसके बाद क्या होगा कि इसमें आपको इलेक्ट्रिकल सिग्नल फिर से जनरेट हो जाएगा, ठीक है। न्यूरॉन के अंदर फिर से इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऐसे आते हुए फिर से यहाँ पे पुश करेगा नॉब को और फिर अगले न्यूरॉन को सिग्नल को ट्रांसफ़र कर देगा। मतलब आपने यहाँ ये सीखा कि न्यूरॉन के अंदर आपको इलेक्ट्रिकल सिग्नल का मूवमेंट होता है और आपको न्यूरॉन के बाहर साइनेप्स में केमिकल सिग्नल का मूवमेंट होती है, ठीक है। न्यूरॉन है, ठीक है। ये है, आपको पता है न्यूरॉन का जो है वो न्यूक्लियस है, ठीक है। और ये ग्रीन कलर से मैंने दानेदार स्ट्रक्चर जो है वो बना दिया। ये निसल्स ग्रेन्यूल है, निसल्स ग्रेन्यूल्स है। अब आपको एक बात बता दें मेरे प्यारे बच्चों, जो सेल बॉडी होता है ना और डेंड्राइट होता है ना, निसल्स ग्रेन्यूल वहीं पे होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट का एक क्वेश्चन बनता है कि निसल्स ग्रेन्यूल कहाँ कहाँ होते हैं। तो आपको सेल बॉडी और आपको डेंड्राइट्स में होंगे, ठीक है। अब देखिए आपको बताना क्या जा रहा है। मान लीजिए ये है आपका स्वान सेल, बहुत खुश लाइक मी, ठीक है। अब क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये स्वान सेल अपने आप को लंबा कर लेता है, ठीक है। इसको लंबा कर दो, ओके। चलो हम कर देते हैं, चलो ब्लू कलर से लेते हैं, खूबसूरत लगेगा। अब ये स्वान सेल को आप ऐसे लंबा कर दो, ठीक है। बहुत खुश है, इसके अंदर पूरे अंदर साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, एकदम साइटोप्लाज्म फील्ड है इसके अंदर। अब क्या करो कि इसके पीछे साइड से यहाँ से इसको दबा दो, ठीक है। इसको पिचका दो, ठीक है। इसको पिचका दो तो क्या होगा, सारा का सारा साइटोप्लाज्म यहाँ पे आ करके और एक जगह कलेक्ट हो जाएगा और पीछे ऐसी सिर्फ मेम्ब्रेन बचेगी, 2 प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। साइटोप्लाज्म कहाँ आ गया, यहाँ सरफेस पे आकर के जमा हो गया, ठीक है, पिचका दिया तो, ओके। ये अब पोर्शन जो है इसके अंदर वाइट कलर का एक सब्सटेंस भरा होता है जिसको माइलिन कहते हैं। तो चलो वाइट कलर का मैं इसको डेंटिंग पेंटिंग कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे वाइट कलर का एक सब्सटेंस भरा हुआ है जिसको कि हम माइलिन बोलते हैं, लिखते हैं। ये है माइलिन, ठीक है। अब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो स्वान सेल है ये न्यूरॉन के एक्सॉन पे इसको लपेट दो, ठीक है। स्वान सेल को चलो लपेटो, चलो लपेटते हैं। यहाँ पे स्वान सेल का जो पिछला पोर्शन, जो व्हाइट वाला पोर्शन है उसको लपेट रहे हैं, ठीक है। और जो साइटोप्लाज्म वाला पार्ट है ये आगे की तरफ अभी ऐसे लटका दो, ठीक है। जो पिछला पोर्शन व्हाइट वाला है इसको व्हाइट से कलर कर लेती हूँ, उसको लपेट दो एक्सॉन पे, ऐसे लपेट दो, ठीक है। चलो तो बहुत सारे हम स्वान सेल्स को लेकर के यहाँ पे लपेट रहे हैं। देखो कितना खुश है इसका साइटोप्लाज्म स्वान सेल का, ठीक है। ये व्हाइट कलर का सब्सटेंस भरा है जिसको कि हम माइलिन कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, जब एक्सॉन पे लपेट दिया जाता है तब ये माइलिन शीथ कहलाती है, व्हाइट माइलिन होती है, ठीक है। तो इसको हम बोल देंगे माइलिन शीथ, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों क्या करो कि अब साइटोप्लाज्म को लपेटो, ठीक है। क्या करो, अब इस साइटोप्लाज्म को पकड़ के लास्ट बार इस माइलिन शीथ के ऊपर ऐसे लपेट दो। चलो साइटोप्लाज्म को ब्लू मैंने बनाया है तो इसको कैसा लपेटना है, चलो ब्लू नहीं ग्रीन बना लेती हूँ क्योंकि वो ज़्यादा विजिबल होएगा, ठीक है। मान लो ये ग्रीन है, ठीक है, ये सब ग्रीन है। अब इसको लपेटना है लास्ट टाइम, ऊपर से फोल्ड करना है। तो आप माइलिन शीथ के ऊपर ऐसे क्या करो कि इसको फोल्ड कर दो, ठीक है। कैसे, यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर बना देती हूँ। मान लो ये एक्सॉन है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो ये है आपका एक्सॉन, ठीक है। और ये है आपका वाइट कलर से लपेटा हुआ स्वान सेल्स का माइलिन पार्ट, ठीक है, माइलिन पार्ट। एक बात आपको बतानी थी मेरे प्यारे बच्चों, देखिए क्या बतानी है आपको। बतानी ये है कि ये जो 2 स्वान सेल के बीच का जगह है ना, ये वाला जो खाली खाली सा है, ठीक है, ये जहाँ स्वान सेल नहीं है उसको हम बोलते हैं नोड्स ऑफ रैनवियर, नोड्स ऑफ रणवीर, ठीक है। रणवीर कपूर से आप लोग याद कर लो इसका नाम, ठीक है। तो होता क्या है मेरे प्यारे बच्चे, चलो अब लास्ट इन तीनों पार्ट को, ये जो साइटोप्लाज्म वाला पार्ट है इसको अब रैप कर लेते हैं हम। इस एक्सॉन का ये जो माइलिन शीथ है इसके ऊपर रैप कर दिया हमने, इस साइटोप्लाज्म वाले सबसे ऊपर ऐसे लपेट दिया लास्ट फोल्ड।
इसमें भरा होता है साइटोप्लाज्म, इसलिए ये नोड्स ऑफ रैनबियर को भी कवर करता है, ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों, ये जो मैंने पार्ट को, जो साइटोप्लाज्म वाले पार्ट को लपेट दिया, ठीक है, टॉप ऑफ माइलिन शीथ पे, इसको कहते हैं न्यूरोलीमा। क्या कहते हैं? न्यूरोलेमा। किस कलर से लिखे हैं? रुको चेंज करती हूँ, ये कलर अच्छा है। तो इसको हम कह देंगे न्यूरोलीमा, ठीक है, न्यूरोलीमा बोल देंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अब देखो, जो माइलिन शीथ के ऊपर जो लास्ट लेयर होता है, ठीक है, वो साइटोप्लाज्म का ही होता है। जो कि साइटोप्लाज्म का होता है, इसलिए जो फैल जाता है नोड्स ऑफ रैनवियर पर भी, ठीक है। यहाँ तक होप्स आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आगे देखिए प्यारे बच्चों, होता क्या है कि जो एक्सोलेमा होता है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एक्सॉन को हम बोलते हैं एक्सोलेमा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये जो एक्सोलेमा होता है वो मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही तो है एक्सॉन का, तो ये नोड्स ऑफ रैनवियर पर भी होगा, ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं और नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स भी होते हैं। जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को है जो पास करते हैं एक्सॉन के थ्रू, और जैसे वायर के ऊपर प्लास्टिक कवर होता है ना, ऐसे ही इस एक्सॉन के ऊपर श्वान सेल का कवरिंग होता है, ठीक है, जिससे कि क्या होता है, सिग्नल इधर उधर नहीं जाता है, ठीक है। श्वान सेल का जो माइलिन वाला पार्ट है उससे कवरिंग होता है, तो सेम वैसे ही होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो माइलिन शीथ होता है ना, माइलिन शीथ के कारण इलेक्ट्रिकल सिग्नल का जो है स्पीड काफ़ी हाई स्पीड की हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो सिग्नल है वो जंप करते चलती है, ठीक है। कैसे? वो माइलिन शीथ को जो है वो जंप कर देती है, ठीक है। देखिए कैसे, जैसे कि मैंने मान लो सिग्नल पिंक से बनाया है, यहाँ से ऐसे सिग्नल चला, ये बीच में माइलिन शीथ है, ऐसे ही जंप करेगा, फिर माइलिन शीथ को ऐसे जंप करेगा, इसलिए यहाँ पे फास्ट होता है और तब सिग्नल ऐसे जाता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है। उसके बाद निकलने के बाद प्यारे बच्चों क्या होता है कि एक्सॉन जो है वो उजला कलर का, व्हाइट कलर का दिखता है। क्यों? क्योंकि उसमें माइलिन जो है वो व्हाइट होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब हो गया आपको अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, श्वान सेल होगा लेकिन माइलिन शीथ नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ श्वान सेल ही रैप करेगा, कोई इसमें माइलिन शीथ नहीं होता। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा, देखो, मान लो ये न्यूरॉन है, ये एक्सॉन है, ये टर्मिनल है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सिर्फ आपको जो साइटोप्लाज्म है वो आपको ऐसे लपेटा हुआ मिलेगा, रैप मिलेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन। अब नेक्स्ट हम आपको एनसीईआरटी नेक्स्ट डे से स्टार्ट करेंगे। आज थोड़ा सा आपको रफली ब्रेन में स्केच देना ज़रूरी था, इंट्रोडक्शन है सिर्फ, ठीक है, सिर्फ इंट्रो है और कुछ नहीं।